सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 7 मार्च के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आती है, ब्रिटेन गए हमारे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन में इस समय यूक्रेन और रूस को लेकर बहुत हलचल चल रही है। सारे देश मिल के बातें कर रहे हैं कैसे अमेरिका को समझाया जाए कि यूक्रेन को दबाकर कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे भी कई समस्याएं भी यूरोप में खुद की चल रही हैं, तो उसको लेके बैठक थी। मगर जयशंकर साहब वहाँ पे गए ही थे और वहाँ पे कुछ प्रदर्शन भी हुआ खालिस्तानी उग्रवादियों का। इससे आगे बढ़ते चलते हैं और ख़बरों की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस समय व्यापार से लेके कूटनीति सब जगह तहलका मचाया हुआ है। हम बढ़ेंगे अपने संपादकीय की ओर, सपनों की फिरौती, असुरक्षा का घेरा, अमेरिका का प्रकृति विरोधी कदम। सपनों की फिरौती में घर खरीदना आज भी आम आदमी के लिए सपना है। कम ही लोग बैंक से कर्ज लेकर छोटा सा घर खरीदने की हिम्मत जुटा पाते हैं। यहाँ तक कि शुरुआती एक मुश्त छोटी राशि देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। इसी का फ़ायदा ज़मीन जायदाद के कारोबारी उठाते हैं। घर खरीदने के लिए अपनी ज़िंदगी भर की कमाई का निवेश करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो भवन निर्माता और बैंकों का गठजोड़ उनके सारे सपनों को तोड़ देता है। ऐसे ही मामले में शीर्ष न्यायालय का कड़ा रुख सामने आया है। दरअसल लोग किसी तरह घर तो खरीद लेते हैं, लेकिन कई बार उनके उनमें अधूरे निर्माण के कारण तो कभी बैंक का मनमानी की वजह से कब्जा नहीं मिलता। दरअसल भवन निर्माताओं और बैंकों के बीच साठगांठ का आलम यह है कि आम आदमी इनके जाल में फंस जाता है और ये उनके सपनों की फिरौती वसूलते हैं। कर्ज देने के देरी पर घर खरीदारों की एक याचिका पर शीर्ष अदालत ने ये कहना पड़ा है कि भवन निर्माताओं और बैंकों के बीच गठजोड़ की जांच के लिए विशेष जांच टीम का गठन किया जाना चाहिए। और गौरतलब है कि घर खरीदने के इच्छुक लोगों को ज़्यादातर कारोबारी कर्ज दिलाने का प्रलोभन देते हैं। दूसरी ओर बैंक हर किस्त के तत्काल भुगतान का दबाव डालते हैं। बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी की मार से दबा दबा गरीब इतना पैसा नहीं जोड़ पाता कि वह एक कमरे का भी घर खरीद सके। समस्या तो देखिए है वर्तमान में, और बैंक और बिल्डर दोनों मौज करते हैं। परेशान होता है वह निवेशक, वो जो उस मकान को खरीदार है, उसको पैसे देने के बाद भी मकान का पोजेसन नहीं मिलता है सालों साल तक। कुछ नहीं होता है तो बिल्डिंग का काम ही धीमे कर दिया जाता है। पैसा बिल्डर पूरा ले जाता है, बैंक से पूरा फाइनेंस करा के वो बीच में फंस जाता है। ये एक नेक्सस सा बन गया है महानगरों में कि लोगों ने क्या करे, प्रोजेक्ट्स निकाले कि सब ये हमारी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये बन रहा है, आप यहाँ पे ले लीजिए, ये फला फला इसमें वो होगा, ये कहते हैं एक्टिविटीज़ केंद्र होगा, स्पोर्ट्स सेंटर होगा, ये होगा वो होगा, हाईवे के पास है, फला के पास है, ढिमका के पास है, और आप यहाँ ले लीजिए और आपको यहाँ पे अभी सही रेट में मिल जाएगा वगैरह वगैरह। लोग बुक कर लेते हैं। बाद में क्या होता है, बाद में ये होता है कि काम जानबूझ के इतना धीमे कर दिया जाता है, पैसा तो आ ही जाता है खाते में, इतना धीमे कर दिया जाता है कि ये बीच में फंसा रह जाता है। बैंक सीधे बोलता है भैया आपने लोन लिया था, भैया किस्तें कहाँ हैं उसकी। बैंक का इन पे बराबर एसएमएस आता रहेगा कि आपकी किस्त रह गई, किस्त रह गई। बिल्डर के मजे आ चुके हैं, उसे पैसा मिल चुका है, ये बीच में फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को बहुत ही निंदा करी, इस पूरे, इसीलिए बैंक को भी लपेटा है इसमें। अभी तक क्या हो रहा था कि बहुत से केसेस में सिर्फ बिल्डर को निशाना बनाया जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका में ये एक और नया एस्पेक्ट देखने को मिला कि बैंक भी इसमें मिले हुए हैं। ये सिर्फ बैंक को इतना सीधा मत समझिए कि भैया लोन पास करा है तो भैया हमें क्या मतलब, कहीं मकान ले रहे हो, नहीं, बैंक भी मिले हुए हैं चीज़ों में। ये जिम्मेदारी सिर्फ खरीदार की ही क्यों है कि वो हर समय पीछे पड़ता रहे, सर मकान बना नहीं बना, पोजेसन कब देंगे, पोजेसन कब देंगे, पोजेसन कब देंगे। और ये स्थिति समूचे देश में है। खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी देश में रोजी रोटी के लिए आए लाखों परिवार किराए के घरों में किसी तरह जीवन बसर कर रहे हैं। ऐसे मामलों में सीबीआई को मामला दर्ज करने के लिए इशारा कर शीर्ष अदालत ने जता दिया है कि वह इस मसले पर गंभीर है।
बीच में तो आपका खरीदार ही परेशान होता है, मगर फिलहाल अब सुबहाना सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही सकारात्मक निर्णय देते हुए कहा है कि अब सीबीआई जांच बिठाई जाएगी इस चीज़ के ऊपर, और अगर ऐसा नेक्सस है तो उसको जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई करी जाएगी। अगला अगला लेख है, ब्रिटेन में भारत के विदेश मंत्री के काफिले को खालिस्तानी अलगाववादियों ने जिस तरह निशाना बनाया, तो साफ है कि वहाँ की सरकार अपने मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में नाकाम हुई है। भारत की ओर से कनाडा और ब्रिटेन सहित कुछ अन्य देशों में खालिस्तानी अलगाववादी संगठनों के उभार और उन्हें मिलने वाले समर्थन को लेकर आए दिन चिंता जताई जाती रही है। अफसोस की बात है कि इस तरह का चिंता कोई आम तौर पर अनदेखी की जाती है और कई प्रत्यक्ष घटनाओं के बावजूद उन पर गंभीर कदम उठाने की मांग दरकिनार कर दी गई है। वही वजह है कि शुरुआत में छोटे स्तर पर अपनी गतिविधि संचालित करने वाले उग्रवादी तत्वों को अपने पांव पसराने का मौका मिलता है और अब मौका मिलते ही किसी बड़ी घटना का अंजाम दे देते हैं। भारतीय विदेश मंत्री वहां से सुरक्षित निकल गए, जो न जिस तरह घटना सामने आ रही है उन सुरक्षा घेरे को तोड़कर काफ़ी करीब पहुंच चुके लोगों के कुछ अप्रत्याशित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि यूक्रेन रूस युद्ध और यूरोप में चल रही अशांति के बीच ब्रिटेन पहुंचे भारत के विदेश मंत्री जब एक बैठक में शामिल हुए चैथम हाउस से बाहर निकल रहे थे, तब कुछ खालिस्तानी उग्रवादियों ने उनके सामने नारेबाजी की, बल्कि वहां भी सुरक्षा घेरा था, उसे भी तोड़कर एक व्यक्ति विदेश मंत्री की कार के सामने आ गया। हुआ था सिक्योरिटी ब्रीच एक तरीके से। पर बात यहाँ पे एक बड़ी डिप्लोमेटिक ये भी आ रही है कि भारत को बार बार ये उग्रवादी समूह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अ, परेशान करते आए हैं कि भारत में एक समस्याएं हैं और उनको सुना नहीं जा रहा है, और ये भारत की डिप्लोमेसी को बदनाम करने का तरीका है उनका। ये छिपा नहीं है कि ब्रिटेन या कनाडा ऐसे कुछ देशों में खालिस्तानी समर्थक अलगाववादी कैसे गतिविधियाँ चलाते हैं और वहाँ उन्हें किस स्तर पर संरक्षण मिलता है। इस मसले पर भारत की ओर से अक्सर आपत्ति जताई जाती रही है और जैसे तैसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जाती रही है। बल्कि ये थोड़ा सा एक ये भी कहा जाता है कि ब्रिटेन और कनाडा भी अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा खेल खेलता है यहाँ पे उन अलगाववादियों को बूस्ट देकर। देखिए, देश बहुत सारे पहलुओं को लेकर चल रहे होते हैं, हर किसी का अपना अपना एस्पेक्ट होता है डिप्लोमेसी का, मगर फिलहाल भारतीय विदेश मंत्री के ऊपर ऐसा हमला करने का प्रयास करना भी गलत है। दूसरी बात, ब्रिटेन ब्रिटिश सरकार को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी देश का इतना बड़ा व्यक्ति किसी बैठक में अगर आया हुआ है तो उसके आसपास ऐसे उग्रवादी लोग ना ही हो तो अच्छा है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं अगले संपादकीय की ओर। संपादकीय बता रहा है अमेरिका का प्रकृति विरोधी कदम। ऋतुपर्ण दवे साहब लिखते हैं, जलवायु परिवर्तन का चुनौतियां मानवता के लिए शुभ संकेत नहीं है। तमाम प्रयासों के बावजूद वर्ष 24 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। इतना ही नहीं, ये पहला वर्ष होगा जब दुनिया का औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज हुआ है। इस तरह वर्ष 24 अब तक के सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज हुआ। यूरोपीय जलवायु एजेंसी कोपरनिकस ये नए नए वर्ष के पहले ही हफ्ते में इस बात की पुष्टि भी कर दी है। देखिए, क्लाइमेट चेंज अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। कोपरनिकस जो कि यूरोपियन एजेंसी, उसने भी कहा है कि 24 जो था वो बहुत ही गर्म था अपने आप में, कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ के इतना गर्म महीना था। कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार पिछले वर्ष यूरोप में सूखा, जंगल में आग, बाढ़ और रिकॉर्ड गर्मी का भी सामना करना पड़ा। हालांकि अमेरिका का लॉस एंजलिस अभी भी आग के कारण बहुत बुरी स्थिति में है, लेकिन विडम्बना देखिए, इस मुहिम का अहम सदस्य अमेरिका ही अब सबसे अलग हो गया। अमेरिका ने अब खुले तौर पे कह दिया है कि अब किसी भी प्रकार का अ, जलवायु संगठन का वो और किसी भी ऐसे इनिशिएटिव का साथ नहीं देगा। अपने आप को उससे अलग कर लिया है। पेरिस समझौता जलवायु संकट पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक संधि है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे अनुचित और एकतरफा बताया है। अमेरिका ये कहना है कि सारी जिम्मेदारियां अमेरिका पर थोपने का प्रयास करा जा रहा है ताकि अमेरिका दबा रहे।
भले ही ट्रम्प की चालाकी हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका अर्थ ये हुआ है कि अमेरिका को अब अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर वार्षिक आंकड़े जारी करने की आवश्यकता नहीं है, जो असल में एक आपने पढ़ा होगा एनडीसीज, नेशनली डिटरमाइंड एनडीसीज। ये जिम्मेदारी दे रहा था राष्ट्रों को ही कि अपने आप से वो आकलन करा करें कितना एमिशन उन्होंने करा है, कैसे कंट्रोल करा जाएगा। अमेरिका ने अब किसी भी प्रकार की संधि से दूर रहने का बात कर दी है जो पर्यावरण संबंधी है। निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करना भी कठिन हो जाएगा कि दुनिया समग्र रूप से ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी के मामले में किस तरह और कितना आगे बढ़ रही है। ट्रम्प का यह कदम जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में बड़ी बाधा है। अमेरिका के समझौते से हटने के यह भी मायने हैं कि इससे आर्थिक रूप से कमज़ोर देशों की स्थिति और ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी, बिल्कुल होती जाएगी। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में चीन दुनिया में दूसरे क्रम पर है। अमेरिका के हटने से आए अंतर को पाटने के लिए अब सबकी निगाहें चीन और दूसरे यूरोपीय संघ पर होगी। 2025 में होने वाले COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के अमेज़न शहर में होगा। इसीलिए आंद्रे कोर्योडेलागो को प्रमुख बनाया गया है। तो COP30 होने वाला है, तो वो भी और अब बड़ा देखने लायक होगा कि जब इतने बड़े देश ही उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इतना बड़ा देश, तो बाकी देश अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे तय करेंगे। दूसरी बात है, इतने बड़े मिशंस को, इतने बड़े इनिशिएटिव्स को कैसे फंडिंग मिलेगी। और वैसे भी देखने की कुछ नया नहीं है। COP29 जो हुआ था आपका, COP29 बाकू अज़रबैजान में, और COP28 जो हुआ था आपका, ये हुआ था मेरे ख्याल से गल्फ़ कंट्री में ही हुआ था, सऊदी यूएई में हुआ था। इसमें यूएई में लॉस्ट एंड डैमेज फंड की बात करी गई थी कि लॉस एंड डैमेज फंड की बात हुई थी कि जिस किसी कोई पर्यावरण क्लाइमेट चेंज से लॉस हुआ है तो देश फंडिंग करके हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। मगर इन सारे इनिशिएटिव्स को बिल्कुल आज तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करा गया है, चाहे वो बाकू हो। अब ये मीटिंग हर साल होती रहती है, मगर एंड में क्या होता है, कोई भी बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं हो पाता है। COP29 जब कंक्लूड हुई थी, तो जितने भी आइलैंड नेशंस थे आपके, छोटे द्वीपीय नेशन थे, उन लोगों ने अपना विरोध दर्ज करा था कि बड़े देशों ने क्या करा है कि अपने मतलब का जितना भी विकास करना था संसाधनों का दोहन कर करके, और उन्होंने अपने विकास के तहत पूरा जलवायु खराब कर दिया। अब वो चाह रहे हैं कि ग्रीन ट्रांजिशन हो, सब पूरी दुनिया करे ग्रीन ट्रांजिशन, और ग्रीन ट्रांजिशन अपने आप में बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। भुगत रहे हैं छोटे देश जिन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं करा है, जितने भी द्वीपीय समूह हैं, छोटे छोटे देश हैं आपके। और अब जब जिम्मेदारी तय करने की बात हुई बड़े देशों पे, तो वो सब पीछे हटने को तैयार है कि कोई भी बाइंडिंग एग्रीमेंट कर ही नहीं पा रहा है ढंग से। ये सब चुनौतियां अब और बड़ी हो जाएंगी अगर अमेरिका जैसा देश भी इन समिट्स को वैल्यू नहीं देगा, और हो चुका है, अमेरिका ने पीछे हट गया इन चीज़ों से। और वैसे भी इन मीटिंग्स में बड़े राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं जाते हैं। तो ये भी है कि वर्ष 16 से 19 और 2000 से 3 के बीच जो धुंधली हवाओं में से काफ़ी लोगों की मौत हुई। वहीं दूसरी ओर शीतलहर से मरने वालों की संख्या घटी है। साफ समझ आता है कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है, लेकिन यह भी सच्चाई सामने है कि पहले जैसी सर्दियों का असर घट रहा है। कोई कुछ भी कहे, जलवायु परिवर्तन का असर प्रकृति पर साफ झलकता है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 30 तक प्रतिवर्ष कई अरब डॉलर तक खर्च करने की आवश्यकता होगी। देखिए, इन्वेस्टमेंट सही है ग्रीन ट्रांजिशन के लिए, और छोटे देशों को अगर आपको रोकना है एमिशंस करने से, उत्पाद करने से, इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं लगाने से, उनका कम यूज़ करने से, तो आपको उनको फंड भी करना पड़ेगा। क्योंकि आप भी अगर इतना आज विकसित हुए हैं, तो आप इसी कारण विकसित हो पाए कि आपने दबा के दोहन करा है संसाधनों का। तो ये तो बहुत ही अपने आप में बायस हो जाएगा ना कि आपने तो अपना काम कर लिया, अब छोटे देशों को आप बोले तो मत करो यार।
अब ट्रम्प के जीतते ही क्रिस राइट ने कहा था कि बहुत महंगी हरित ऊर्जा से उनका देश पीछे हटेगा और ज़्यादा उत्सर्जन वाले ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देगा। सीधे कह दिया, हम तो वही ऑयल एमिशंस करेंगे, हम तो ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे ज़मीन से। अमेरिका के रवैये से ताकत के बदलते संतुलन को लेकर अनिश्चितताएं बढ़ी हैं। ऐसे में हिंद प्रांत क्षेत्र के अहम देश जैसे भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को इस दिशा में और सक्रिय होना होगा। बदलती परिस्थितियों में यही यही मिलकर न्यायोचित हरित परिवर्तन ला सकने में सक्षम होंगे। निश्चित रूप से यही देश और ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ईंधन और पनबिजली के जरिए अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के प्रयासों में खासी वृद्धि ला सकते हैं। ग्रीन ट्रांजिशन, मैंने कहा ग्रीन ट्रांजिशन सुनने में अच्छा लगता है मगर बहुत ही कॉस्टली अफेयर है अपने आप में। भारत भी इतनी थोड़ी अपना ग्रीन ट्रांजिशन कर पाएगा। आज हम अपने आप को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लीडर मानते हैं, मगर हमारा सोलर का 90% इम्पोर्ट चाइना से ही हो रहा है। जितना भी सोलर चार्जिंग स्टेशन आपके लगे हुए हैं इस समय, सब चाइना के हैं। असेंबल्ड इन इंडिया लिखा होगा, बस सब चाइना से। ग्रीन ट्रांजिशन का मतलब है कि आपको पूरे नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना जो कि ग्रीन प्रोडक्ट्स को बनाएं, एक नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना, अपने आप में R&D पर काम करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करना। ये सब नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। बहुत ही बढ़िया संपादकीय है। आगे बढ़ते हैं। फिर आज के इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिटेल में करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे जानने को मिलेगी, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। धन्यवाद।